नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हर साल आयोजित किया जाने वाला कृषि मेला 2021 हुआ शुरू। 27 फरवरी तक चलने वाले इस मेले की थीम आत्मनिर्भर किसान रखी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया मेले का उद्घाटन। मुख्य फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी। देश में रिकॉर्ड 303.34 मिलियन टन खाद्यान्न का हुआ उत्पादन। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी। कहा, कृषि क्षेत्र में देश तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहा है आगे। खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर खरीद जारी। धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 16.56% की हुई वृद्धि। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक खरीदा गया 658.61 लाख मीट्रिक टन धान। और सूखा में कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कर रहा इस दिशा में नवाचार। भेड़ की ऊन को डिकम्पोज कर लौकी और प्याज की खेती में 3 गुना उत्पादन बढ़ाने का भी नवाचार किया गया। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हर साल आयोजित किया जाने वाला कृषि मेला 2021 शुरू हो गया है। 27 फरवरी तक चलने वाले इस मेले की थीम आत्मनिर्भर किसान रखी गई है। मेले का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संपन्न होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। पेश हमारे संवाददाता ओपी यादव की खास रिपोर्ट। देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाला पूसा कृषि मेले में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों की तरक्की होना जरूरी है और सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। देश का किसान मजबूत होगा तो देश का गांव मजबूत होगा। देश की खेती समृद्ध होगी तो भारत समृद्ध होगा और भारत समृद्ध होगा तभी आने वाले कल में भारत दुनिया का श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाएगा। समारोह में बोलते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों की तकदीर और कृषि क्षेत्र की तस्वीर बदलने में भारत सरकार की पहल से शुरू किए गए एफपीओ संगठन मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो 10,000 का लक्ष्य है, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम 10,000 एफपीओ बनाएंगे। ये 10,000 एफपीओ जब समूह बनेगा तो उसके अंदर हम किसान समूह में बनाकर अपने उत्पादन को अपनी इच्छा के अनुसार मनचाही रेट के ऊपर हम बेच पाएंगे, क्योंकि जहां संगठन होता है वहां पर रेट होती है। मेले में बोलते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि कोविड के बावजूद किसान काफी संख्या में आए हैं। जो किसान नहीं आ सके वो डिजिटल माध्यम से मेले का लाभ उठा सकते हैं। कोविड के कारण व्यक्तिगत रूप में कम किसान भाई बहनों को आमंत्रण किया जा रहा है, लेकिन डिजिटल व्यवस्था के तहत किसान भाई बहन जुट रहे हैं। मेले के आयोजक और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर एके सिंह ने कहा कि पूसा संस्थान द्वारा किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारी देने के लिहाज से इस मेले में काफी इंतजाम किए गए हैं। मेले के जो मुख्य आकर्षण है उसमें फल फूल सब्जी एवं फसलों की उन्नत प्रजातियों एवं तकनीकियों का प्रदर्शन, उन्नत कृषि बीज एवं पौधों की प्रदर्शनी एवं बिक्री, किसान गोष्ठी, कृषि साहित्य का निःशुल्क वितरण, किसान सलाह, मृदा एवं जल परीक्षण, किसान भाइयों एवं बहनों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण की भी मुफ्त व्यवस्था की गई है। कृषि क्षेत्र में नवाचार करने वाले प्रगतिशील किसानों को मेले में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने सम्मानित किया।
वहीं अन्य किसानों को प्रेरणा देने के लिए उनकी सफलता से जुड़ी कहानी बयां करते हुए स्टॉल भी लगाए गए। पूरे देश से हमारे यहाँ किसान सीखने के प्रैक्टिकल के लिए आते हैं, तो उनको हम प्रैक्टिकल भी कराते हैं और देश से कहीं भी मेरे को भी बुलाते हैं। जैसे हम बिहार में भी गए और हमारे राजस्थान से भी, अभी हम वहाँ से जम्मू कश्मीर से आए, तो जहाँ भी हमारे ट्रेनिंग का उसका होता है तो हम जाते हैं इनमें किसान मेलों में और सबको मतलब बताते हैं। मेरे को खेती में नया इनोवेशन के लिए ये अवार्ड मेरे को मिला है। किसानों को जो अपनी आय गुनी दो गुनी करना है तो उसको टेक्नोलॉजी से एडप्ट करना पड़ेगा और उसको अपडेट भी रहना पड़ेगा, तभी किसानों की आय दोगुनी हो सकती है। हमारी सरकार महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत अच्छे प्रयास कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। 2-3 लाख किसानों के यहाँ हमारा बीज जाता है, तो एक अच्छा बीज किसानों को मैं देता हूँ और उसमें किसानों को उत्पादन बढ़ता है। साथ ही साथ जो है 50-60 लोग जो है अपने प्लांट में काम पाए हुए हैं। किसानों द्वारा नए नए तरीके से जैविक तरीके से अनेक प्रकार की चीज़ें बना के लाए और किसान यहाँ मेले में जो लोग आए हैं वो भी बहुत बड़े चाव से उस चीज़ को देख रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं। किसान नए नए नवाचार कर रहे हैं और यहाँ के पूसा के जो वैज्ञानिक हैं किसान उनके साथ मिलकर देश में जैविक खेती को और बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 27 फरवरी तक चलने वाले इस कृषि मेले की थीम आत्मनिर्भर किसान रखी गई है। मेले की थीम के अनुसार ही यहाँ किसानों के लिए स्वरोजगार और कारोबार के साथ व्यापार करने के तकनीक आधारित नवाचारी प्रदर्शन भी दिखाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों से देश के किसानों को रूबरू करवाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राजधानी दिल्ली में आयोजित कृषि मेला न केवल किसानों को कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचार और नवीन तकनीक से रूबरू कराने का बेहतरीन माध्यम बन रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने का जरिया भी बन रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मैं उपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब देखते हैं कि देश भर के अलग अलग राज्यों में खरीफ विपणन सीजन में एमएसपी पर लगातार खरीदी की जा रही है और इन जो खरीदी की जा रही इनको आंकड़ों की नज़र से देखते हैं कि धान की खरीद में पिछले वर्ष की खरीद के मुकाबले 16.56% की वृद्धि हुई। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में अब तक 658.61 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई थी। सरकार ने पंजाब से 202.82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की है, जो कुल खरीद का 30.79% है। वर्तमान में जारी खरीफ विपणन सत्र में लगभग 95.23 लाख किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हुए हैं। सरकार ने 3,09,307.12 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन को भी किसानों से खरीदा है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान दालों और तिलहनों की खरीद से 1,67,752 किसानों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचा है। मौजूदा खरीफ विपणन सत्र के दौरान धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई और समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है किसानों से। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बीज कपास की सुचारू खरीद से 18,95,966 किसान लाभान्वित हुए हैं। किसानों से एमएसपी पर 26,705.19 करोड़ रुपए मूल्य की 91,68,064 कपास गांठें भी खरीदी गई हैं। 5,079 मीट्रिक टन खोपरा की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इस दौरान 3,961 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाख रुपए की अदायगी भी की गई है, उनके खातों में पैसा भेजा गया है। और किसानों के लिए मशरूम की खेती काफी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन किसानों को जरूरत है सटीक और सही तरीके से इसकी खेती करने की। आइए देखते हैं कि किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए कैसे करें मशरूम की खेती। मशरूम, जिसे घुम भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद है। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल घुम, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। इसकी बुआई का समय शुरू हो चुका है, यानी इसे फरवरी से अप्रैल तक बोया जा सकता है। इसके अलावा शिटाके मशरूम को सितंबर से फरवरी के बीच बोया जा सकता है। ऑयस्टर को ढिंगरी मशरूम भी कहा जाता है। इसकी खेती लगभग पूरे साल की जा सकती है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चौकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है।
भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती है, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। और मुख्य फसलों का जो दूसरा उत्पादन रिकॉर्ड है वो जारी किया गया है। कृषि के क्षेत्र में देश तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ा है और देश में रिकॉर्ड 303.34 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। कृषि के क्षेत्र में देश तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के जो आंकड़े जारी किए गए हैं, किसानों की अधिक मेहनत, कृषि वैज्ञानिकों के अनुसंधान और केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों का ही नतीजा है कि उत्पादन बढ़ा है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारी दी। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार का फोकस गांव, गरीब, किसान और खेती पर है, यानी कि खेती किसानी को बढ़ावा देने पर है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार के प्रयासों का चौतरफा कृषि सुधारों से इसे और बल मिलेगा, जिसका फायदा देश को दीर्घकाल तक मिलता रहेगा। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन में चावल का 120.32 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। खाद्यान्न उत्पादन में गेहूं का उत्पादन जो है 109.24 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। पोषक मोटा अनाज का 49.36 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन किया गया। अगर मक्के की बात करें तो मक्का का 30.16 मिलियन टन, तो वही दलहन का 24.42 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। इसके साथ साथ दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक गन्ने के उत्पादन की बात करें तो गन्ना का 397.66 मिलियन टन उत्पादन हुआ। इस दौरान कपास का 36.54 मिलियन गांठों का उत्पादन किया गया। वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त 297.50 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में ये उत्पादन 5.84 मिलियन टन अधिक है। वर्ष 2020-21 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन विगत 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 24.47 मिलियन टन अधिक है। और किसानों की आय बढ़ानी है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको जागरूक किया जाए। इसके लिए भी ज़रूरी है कि जो युवा किसान उनको बढ़ावा दिया जाए, बैंक से सही समय पर लोन मिले। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले जहां पर फूल की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है, इसलिए ज़रूरी है कि जो वहां के युवा किसान हैं उनको बैंक से लोन दिया जाए, उनको रोजगार की तरफ जोड़ा जाए, तभी वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकेंगे। इन सभी विषयों पर बात की उत्तर प्रदेश के पूर्व आयुक्त हाफिज उस्मान जी ने। उत्तर प्रदेश के पूर्व आयुक्त रह चुके हैं हाफिज उस्मान साहब, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, रोजगार के क्षेत्र में कितना कुछ किया जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गार लड़कों को रोज़गार की तरफ को लाए, और अगर रोज़गार के साधन उनके पास नहीं है तो कम से कम जो है उन्हें प्रशिक्षित करे, उनके हाथ में अपना ही रोज़गार दे दे। मसलन जैसे मैं आपको 1-2 मिसाल दे सकता हूँ कि मान लीजिए फूलों का कारोबार है, आप रोज़गारों के सिलसिले में बेरोज़गार जो नौजवान हैं उस पर आप उन्हें ट्रेन कर सकते हैं, उसमें शामिल कर सकते हैं, उनमें मोटिवेट कर सकते हैं और उन्हें उसके ऊपर भत्ता दे सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई कारोबार कर रहा है और खेती कर रहा है और वो फूलों की कर रहा है, फूल जो अपना कारोबार कर रहा है वो ऐसा है कि 2 दिन 3 दिन उसके फूल रहेंगे, उनके पास साधन नहीं है उन्हें रखने के कहीं, तो उनके पास जो गोदाम होते हैं वो नहीं है, गवर्नमेंट उन्हें मोटिवेट नहीं करती है। तो सब पता है कि जो लोग खेती करते हैं फूलों की, उन्हें 2-3 दिन के बाद में या तो बेचना है, और बेचेंगे वो कैसे, मनमाने दामों पर बेचना पड़ेगा, नहीं बेचेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। इसलिए मेरी आपके ज़रिए से दरख्वास्त ये है कि जगह जगह 2-2, 3-3 गाँव को मिलाकर गवर्नमेंट को गोदाम बनाने चाहिए। भंडारण व्यवस्था को, स्टोरेज को
और बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार मिलकर और बेहतर तरीके से बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, जो भंडारण व्यवस्था उसे जो है मजबूत करना चाहिए, उसे गवर्नमेंट को जो है ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को लगना चाहिए, सेंटर को उसकी मदद करनी चाहिए। और जगह जगह गांव-गांव में अगर ये जो है स्टोरेज बन जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो कच्ची सब्जियाँ हैं उन्हें आप महफूज रख सकते हैं। जब तक वो महफूज नहीं होंगी तब तक उन्हें दाम नहीं मिलेंगे सही। काश्तकार के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी ये है कि अगर बरसात हो जाए, ओला हो जाए तो उसकी सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। अगर वो रखना चाहे, चूँकि उसके पास गोदाम नहीं, वो उसे नहीं रख सकता है, इसलिए उसे मजबूरन बेचना पड़ता है या 2-3 दिन के बाद में उसे फेंकना पड़ता है। युवाओं को कैसे फूल की खेती से जोड़ा जा सके और इसके साथ साथ क्या इंपोर्ट की व्यवस्था भी हो ताकि बाहर भी भेजा जा सके और आमदनी बढ़ाई जा सके? लोन की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ऐसे बच्चों को, ऐसे नौजवानों को अगर लोन मिलेगा आसान किस्तों पर और उसकी ब्याज भी कम होगी तो लोगों को जो है उसमें प्रोत्साहन होगा और वो उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो इसे आपने कहा एक्सपोर्ट का काम हो सकता है, तो सहारनपुर में लकड़ी का काम है, तो मैंने पहले बताया था बहुत एक्सपोर्ट होता है। फूल भी एक्सपोर्ट हो सकते हैं, मगर उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो नौजवान इसमें लग रहे हैं उन नौजवानों को आप इनकरेज तो करें, कम से कम उन्हें आगे बढ़ने का मौका तो दें, उन्हें सहूलत तो मिलनी चाहिए, उन्हें पैसे मिलें, उन्हें फैसिलिटीज़ मिले, ये कोशिश होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अगर खास तौर से जिले की युवाओं की बात करें या फिर हम ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं की बात करें तो उनके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है और उस फ़ोन का, उस तकनीक का वो फ़ायदा उठा सकते हैं अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। संतोष चौधरी, टीजी न्यूज़, दिल्ली। तो ये थे उत्तर प्रदेश के आयुक्त हाफिज मान जी, जिनका मानना है कि युवाओं को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है तो बैंक से आसान तरीके से उन्हें लोन दिया जाए, उनको जागरूक किया जाए। इसके साथ साथ जो जिला कृषि विभाग है उसको भी युवाओं तक पहुंचना चाहिए, किसानों तक पहुंचना चाहिए। जो नई जानकारी है, जो नई योजनाएं हैं खेती किसानी से जुड़ी, वो युवाओं तक पहुंचे जाए। और अब बात करते हैं राजस्थान के मध्य प्रदेश राजस्थान में शुष्क खेती को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय समन्वित खेती प्रणाली अपनाकर किसानों की आमदनी को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा भेड़ की ऊन को डिकम्पोज कर लौकी और प्याज की खेती में 3 गुना उत्पादन बढ़ाने पर भी नवाचार किया गया है। किसानों के कल्याण के लिए हो रहे नवाचारों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह से। देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने की दिशा में नई दिल्ली स्थित पूसा संस्थान में कृषि मेले का आयोजन हुआ है। इस मेले में भाग लेने के लिए बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय से प्रोफेसर आरपी सिंह जी आए हुए हैं। ये कुछ कुलपति हैं विश्वविद्यालय के, आए जानते हैं। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर डेजर्ट का एक स्वाभिमान है, वहाँ किस तरह शोध और अनुसंधान हो रहा है? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, शोध और कृषि प्रसार के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहा है। और मैं इससे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, अभी पश्चिमी राजस्थान में हूँ और यहाँ की परिस्थितियाँ एकदम से अलग हैं। जैसे शुष्क क्षेत्र में हम जो अनुसंधान केंद्र है उसमें हम जो है हम काम कर रहे हैं। एक तो पोषक तत्व प्रबंधन, जल बचत, और इस पर हमारे काम चल रहे हैं। खारे पानी में किस तरह से हम खेती करें, और इसमें हम हमारा इस पे प्रोजेक्ट चल रहा है। जो बीकानेर है वो पूरा एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है और वहाँ पर वूल वेस्ट बहुत निकलता है और उसको सड़क के किनारे डाल दिया जाता है और उस वूल वेस्ट को हमने डिकम्पोज करके उसको हमने सब्जियों में जैसे लौकी और प्याज में इसका उपयोग किया है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसका उत्पादन प्याज का और लौकी का 2 से 3 गुना उत्पादन हुआ है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी गोबर की खाद से 3 गुनी होती है और हम सल्फर जिप्सम इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ के लिए बहुत अच्छी बात है। आपने नवाचारों का नया एक इनिशिएट लिया है, इससे किसानों की आमदनी को दोगुना करने में कितनी मदद मिलेगी? हाँ, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 2022 तक किसान की आमदनी को दोगुना करना है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा आयाम है। और इसके लिए हम छोटे किसानों के लिए, जो छोटी जोत वाले कृषक हैं जिनका 1 हेक्टेयर में एक हमने मॉडल तैयार किया है। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के प्रसार निदेशालय द्वारा जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ 1 हेक्टेयर पर हमने समन्वित खेती प्रणाली, तो उसमें हम गाय पालन, देसी नस्ल की हमारे पास गाय, और हम बकरी पालन, मुर्गी पालन
अजोला, वर्मी कंपोस्टिंग और बगीचा, और जो वर्मी कंपोस्ट होता है उससे ऑर्गेनिक सब्जी का उत्पादन करते हैं। 86% किसान लघु किसान हैं, लघु और सीमांत किसान हैं, तो उनके लिए यह मॉडल बहुत अच्छा है। और इसको न केवल हमने अपने ही यहाँ स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में स्थापित किया है, और इसको किसान बहुत लाइक कर रहे हैं, और किसानों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है। और एक किसान, 1 हेक्टेयर वाला किसान इसमें 4 से 5 लाख रुपए की अतिरिक्त आमदनी कर सकता है और मुनाफा कमा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र बीकानेर के अलावा हमारे स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 6 जिले आते हैं, 7 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अभी तक हमने 5 कृषि विज्ञान केंद्रों पर समन्वित कृषि प्रणाली का मॉडल वहां स्थापित किया है। तो ये थे स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह, जिनका मानना है कि देश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बनाने के लिए न केवल कृषि में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि गाँव में संस्थागत बुनियादी तमाम तरह की वो सुविधाएं जो किसानों को चाहिए वो दिलवाकर उन्हें ग्रामीण भारत में आर्थिक स्वाजीविका सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम बनाने का काम भी कर रहे हैं। मेरे साथ की कैमरामैन अनिल के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करेंगे गौचर और चारागाह भूमि बढ़ाने के बारे में। भारत सरकार के जीव जंतु कल्याण बोर्ड द्वारा देश में स्वदेशी गौधन को बढ़ावा देने के लिए कांजी हाउस बनाए जा रहे हैं। इनमें पशुधन के साथ उनके लिए गौचर भूमि में चारागाह विकसित करने के साथ साथ पानी और अन्य तरह की व्यवस्था करने का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि गौशाला आत्मनिर्भर बन सके। जीव जंतु कल्याण बोर्ड के सदस्य गिरीश शाह ने कहा कि इसमें निजी और सरकारी सहयोग के जरिए गौशाला प्रबंधन भी किया जा रहा है। हर गांव के पास अपना चारागाह, जिसको गौचर भूमि कहते हैं, ग्रासलैंड कहते हैं, वो है। यदि भारत सरकार की व्यवस्था के आधार पे हर गांव का गौचर तैयार हो जाए, ग्रासलैंड, हर गांव का पानी की व्यवस्था, तालाब बन जाए। तालाब है ही, सिर्फ कलेक्ट और कनेक्ट करना है, मतलब बारिश का पानी कलेक्ट करो और उसको ओवरफ्लो हो जाए तो अगले गांव के साथ कनेक्ट करो। ऐसे पूरे 6.5 लाख गांव को यदि हम पानी से कलेक्ट और कनेक्ट कर देते हैं तो 3 फायदे हो जाएंगे। एक तो उस गांव के अंदर अबोल पशु पक्षियों के लिए सहारा चारेगाह में हो गया, उसके साथ उसको रहने की अच्छी शेल्टर व्यवस्था बन गई। और इस बदलते मौसम में किसान अपनी फसलों का ध्यान रखें। किसान कौन सी फसल के लिए कैसे सावधानियां हैं, पेश है इस खास रिपोर्ट में। कर्नाटक में काबुली चने की तैयार फसलों की कटाई करें, साथ ही अरहर की भी कटाई कर लें। यहीं कपास की चुनाई कर सकते हैं। किसान ज्वार के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। ज्वार के खेत से खरपतवार निकालें। इस समय मक्के में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से मक्के में कीटनाशक छिड़के। वहाँ सूरजमुखी और कुसुम की बुआई करते रहे। इसी तरह लाल मिर्च की बुआई कर ले। इसके अलावा गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। वहीं गन्ने की कटाई करें। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहे। प्याज में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क ले। कर्नाटक में अमरूद के खेत की देखभाल करते रहे। अभी मूंग की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। केरल में धान की रुपाई कर ले। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डाले। किसान नारियल के खेत में जरूरी उर्वरक डाल सकते हैं। नारियल के खेत में निराई करें। नारियल के खेत में जैविक खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के खेत में ही सिंचाई करते रहें। वहाँ काली मिर्च की रुपाई कर ले। यहीं केरल में रबड़ की रुपाई करें। रबड़ के खेत से घास फूस निकाल ले। रबड़ के खेत में ही जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सुपारी की तुड़ाई करते रहें। अभी सुपारी में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से सुपारी में कीटनाशक का छिड़काव कर ले। केरल में केले की रुपाई कर सकते हैं। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है। इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है।
ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर ले, साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल ले। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहे। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर नहीं आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।